मुझे बड़ा अफसोस होता है मित्रों, जब मैं कहानियां पढ़ता हूं कि अपने देश के युवा छोटे छोटे निहित स्वार्थों के कारण, छोटे छोटे अपने सेल्फिश मुद्दों के कारण अपनी अंदर की जो इननेट क्वालिटी है उसको उजागर नहीं कर पाते और सीमित होकर के रह जाते। अब क्या करना है, अब यहीं तक सीमित होकर के रह जाना है। इन सब चीजों को विचार करते हुए मेरे दिमाग में आया एक कंसेप्ट, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, दिया। दिया मतलब हमारे अंदर जो दिया बुझ गया है, डिविनिटी का, पोटेंशियलिटी का, एक्सीलेंस का, उस दिए को जलाना। તમે ગુજરાતીમાં કહો છો ને कि તમે દીવો દીવો પ્રગટાવી છે। मेरी गुजराती को थोड़ा सा ये मान के चलना कि थोड़ी खोटी गुजराती है, ज्यादा अच्छी गुजराती नहीं है, पर जो भी गुजराती है उसको समझने की कोशिश करना। દીવો પ્રગટાવવાનો છે, तो દીવો પ્રગટાવવાનો છે, तो દીવો मीन्स लाइट, टू बी लैम्प, टू बी लाइटेड। अंदर आत्मा की निरंतर ज्योति जल रही है, ज्योति पुरुष परमात्मा अंदर है। इस ज्योति पुरुष परमात्मा की ज्योति को जलाने के लिए मेरे दिमाग में आया कि ये दिया सबके अंदर है, ये जलता क्यों नहीं है? इस बुझे हुए दीपक को जलाना पड़ेगा। बुझे हुए दीपक को कौन जला सकता है? जलता हुआ दिया। अभी आप देख रहे हैं कि ये दिए जल रहे हैं, एक जलती हुई मोमबत्ती से हम लोगों ने जलाए थे। अगर कोई जलता हुआ दिया होगा तो वो पास वाले को जलाएगा, और दीपक जो है वो आदर्शवादी दुस्साहस का प्रतीक है। ढेरों प्रतिकूलताओं, ढेरों झंझावातों के बीच में, ढेरों संघर्षों के बीच में दिया जलता है, और दिया जलता है और कहता है कि चाहे कितना ही अंधेरा आ जाए, मैं उस अंधेरे के सामने मुकाबला करूंगा और मैं लड़ता चला जाऊंगा, लड़ता चला जाऊंगा, और मैं अंधकार कितना भी हो पर दीपक कभी नहीं हारता, कभी नहीं हारता। दीप हूं, जलता रहूंगा, मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा। चाहे कितनी आंधियां आ जाएं, मैं लड़ता रहूंगा। अंधेरा को भगा देता है दीपक। अंधेरा समाज में छा रहा है, तमस, जड़ता ये समाज में बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में जड़ता से भरे समाज में, तमस से भरे समाज में गायत्री परिवार का दिया हम लोगों ने जलाया, और इस दिया को हमने एक प्रोजेक्ट बनाया कि दिया हमारा युवा शक्ति को जागृत करेगा, आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, उनको एम्पावरमेंट देगा, यूथ एम्पावरमेंट। यूथ एम्पावरमेंट इस दिशा में कि हम जितने भी अच्छे अच्छे काम समाज में होना चाहिए उसकी बागडोर अपने हाथ में ले लें, और भविष्य का भारत हम स्वयं बनाएं। भविष्य के भारत को स्वयं बना करके सारे विश्व को हम मार्गदर्शन दें, हु वी आर, व्हाट वी आर एंड व्हाट फॉर वी हैव कम ऑन दिस अर्थ। अरे हम भारतवासी सारे संसार को चुनौती देने में समर्थ हैं, सक्षम हैं। ये बार बार अपने आप को सुनाना, बार बार अपने आप को कहना, इस पॉजिटिविटी से अपने आप को भर लेना, ये हमारे हर युवा का धर्म है, और ये उसको रोज कहना चाहिए, अपने आप को कहना चाहिए, सुबह उठने के बाद कहना चाहिए कि अगर आज सुबह से लेकर शाम तक मैंने कोई पॉजिटिव काम नहीं किया, अगर आज सुबह से लेकर शाम तक मैंने कोई अच्छा विधेयात्मक ऊर्जावान काम करके नहीं दिखाया, तो मेरा जीवन क्या है? व्यर्थ है। नशों में भटकती हुई युवा पीढ़ी, कामुकता और व्यसनों में भटकती हुई युवा पीढ़ी, आज जो रियलिटी का वर्ल्ड है उसका संसार देख लीजिए, उसमें भटकती हुई पीढ़ी, कमर मटकाती हुई, नाचती हुई पीढ़ी, इसको देख देख के मुझे लगता है मित्रों कि हम सभी को अपने मन में एक उमंग पैदा करनी पड़ेगी कि एक नई आजादी देने का समय आ गया है। राष्ट्र को नई आजादी देने का समय आ गया। क्या नई आजादी कैसे देंगे? 47 में जो आजाद हुआ था भारत, वो भारत ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जो बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं, और हमारे देश के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं। उन लोगों को हमें बदलना है, उन लोगों को हमें चुनौती देनी है, तो हमारा सारा समय नष्ट हो जाएगा। हमें नई पीढ़ी खड़ी करनी है, एक नया जमाना खड़ा करना है, एक नई फिजा खड़ी करनी है, एक नया आंदोलन खड़ा करना है। इसी के लिए दिया आंदोलन खड़ा किया गया है मित्रों, ये गायत्री परिवार के द्वारा। भारत में लगभग इसके 70-80 चैप्टर खुल चुके हैं। ये सूरत दिया है जिसका युवा उत्कर्ष कार्यक्रम है। उत्कर्ष यानी ऊंचा उठे, युवा ऊंचा उठे और ऊंचा उठ करके अपनी गरिमा को पहचाने, अपनी महिमा को पहचाने, और गरिमा को पहचान करके वो अपनी गरिमा के अनुरूप काम करने का प्रयास करें। ये युवा दिया का उद्देश्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं जानकारी में देना चाहता हूं कि हम लोग कारपोरेट वर्ल्ड में जाते हैं, विद्यार्थियों के बीच में जाते हैं, और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इन सब के बीच में जाते हैं, और सबके बीच में जा करके जो गरीब बस्तियां हैं, जो स्लम्स हैं, उनके बीच में जा के काम भी करते हैं हमारे बच्चे।
और ये बच्चे वो हैं जो इनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे होती है उस तरह से इन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है और अध्यात्म का घर घर में विस्तार करते हैं। यह अध्यात्म माला सटकाने वाला अध्यात्म नहीं है। यह अध्यात्म वो है जो जीवन में उत्कृष्टता का समन्वय करे, उत्कृष्टता को अभिप्रेरित करे, संचारित करे, वो वाला अध्यात्म। कभी किसी जमाने में हमारे देश में ऐसे लोग हुआ करते थे जिन्होंने कि ऐसे अध्यात्म को जिया था, जिसमें महापुरुष स्वामी विवेकानंद का नाम याद आता है। मैं अपने सदगुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को याद करता हूं, जिन्होंने युवावस्था में इस काम को चालू कर दिया था और वहां से चालू करके उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। मैं श्री अरविंद को याद करता हूं, जिन्होंने अपनी युवावस्था में आईसीएस को छोड़ करके, और आईसीएस में पास हो रहे थे, सब कुछ छोड़ करके अपनी साधना के माध्यम से सूक्ष्म जगत को तपाया और प्रचंड ऊर्जा से अनुप्राणित करके राष्ट्र की आजादी का माहौल खड़ा किया। मैं वल्लभ भाई पटेल को याद करता हूं, जो कि इस गुजरात की धरती से जन्मे और जिन्होंने जन्म लेकर के हमारे देश को न जाने कहां से कहां पहुंचा दिया। मित्रों, वल्लभ भाई पटेल को इसलिए याद करता हूं मित्रों, मेरा नरेंद्र भाई का वतन, मूल वतन एक ही है। हम दोनों वडनगर के रहने वाले हैं। मूल हमारा वतन हम दोनों का एक ही है। मूल हमारा जन्म का साल भी हम दोनों का एक ही है। अब मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि उम्र नहीं बताई जाती, तो हम दोनों का जन्म का साल भी एक है। अगर आपको उनकी उम्र मालूम है तो मेरी उम्र भी मालूम पड़ जाएगी। मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर 1947 में भारत की आजादी के बाद लगभग भारत के 14 लोग जो चुने हुए लोग थे, उन लोगों से पूछा गया था कि किसका नाम प्रपोज करें प्रधानमंत्री के लिए, तो 14 में से 13 लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रपोज किया था और एक नाम जो था वो किसी और का था, उनका भी नहीं था, जिनको बनाया गया वो प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनके जहां जिस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। मित्रों, आज हमें चाइना की तरफ से जो अटैक हो रहा है, उधर से जो हमला हो रहा है, उसका मूल कारण वही है कि हमारे देश की आजादी की शुरुआत गलत हो गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल आते तो मित्रों मैं कहता हूं वो उस समय नहीं जाते 1950 में, वो 10 साल 15 साल और जिंदा रहते और इस देश को न जाने किस उत्कर्ष पे पहुंच जाते, न जाने किस उत्कर्ष पे पहुंचाए थे। चिंता की कोई बात नहीं। आप सबके अंदर वल्लभ भाई पटेल, आप सबके अंदर गांधी है, आप सबके अंदर जलाराम बापू है, आप सबके अंदर नरेंद्र भाई मोदी मौजूद है, और अगर वो मौजूद है तो नया गुजरात खड़ा कर सकता है। गुजरात प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है, गुजरात समृद्धि का प्रतीक है। गुजरात आज लोग तरह तरह की बातें करते हैं, पर गुजरात आज राज्य के एक सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिसको एक बहुत ही स्टॉन्च, एक प्रकार से ऐसी कही जाए पत्रिका, जो कि जिसका नाम भी नहीं लेना चाहता, यहाँ पे मीडिया यहाँ बैठा हुआ है, उस पत्रिका ने निरंतर उनके ऊपर प्रहार किए, पर बाद में यह कहा कि मुझे मानना पड़ रहा है, हमें मानना पड़ रहा है कि सबसे ज्यादा अगर कहीं व्यापारिक क्षेत्र से लेकर के पूरे के पूरे समाज में जो प्रगति अगर कहीं हुई है सारे देश के राज्यों में, तो सबसे ज्यादा आगे, मतलब 10-15 अंक आगे अगर कोई है तो वो गुजरात है। उस गुजरात के आप लोग रहने वाले हैं। उस गुजरात का मूल निवासी होने के कारण मैं अपने आप को प्राउड महसूस करता हूं, तो तुमको भी प्राउड महसूस करना चाहिए और ये जिम्मेदारी लेना चाहिए कि गुजरात जब तक जिंदा है तब तक सारे देश को हम जिंदा बनाए रखेंगे, किसी को नहीं सोने देंगे, किसी के अंदर हम दिया बुझने नहीं देंगे। बुझे हुए दीपों को जलाने का काम आप लोगों का है। आप लोगों को अपनी जो अंदर की इनेट क्वालिटीज हैं, जिसको स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी विद इन और आउट बाय वर्क और वर्शिप और बाय एनी मीन्स। काम से करो, चाहे पूजा से करो, चाहे कर्मयोग से करो, चाहे भक्ति योग से करो, चाहे आराधना से करो, चाहे सेवा से करो, पर तुमको वो काम करना पड़ेगा। कितने सारे काम करने को पड़े। जलवायु का संरक्षण करना है, क्लाइमेटिक वार्मिंग से बचाना है, शहरीकरण की आंधी बहुत तेजी से हमारे देश को खा रही है, अनियमित शहरीकरण, शहरीकरण के खिलाफ मैं नहीं हूं, अनियमित शहरीकरण, अस्त व्यस्त शहरीकरण। कल मैं शाम को दिल्ली से सूरत आने के लिए राजधानी एक्सप्रेस में बैठा, राजधानी एक्सप्रेस से मैंने दोनों तरफ का भारत देखा। मैंने देखा भारत का जो विकास हुआ है कितना अनगढ़ विकास हुआ है। उसको बनाने वाले कौन हैं? हम लोग, सबके सब, सारे के सारे लोग गांव से भाग भाग के वहां जा रहे। अरे हम अपने गांव को आबाद क्यों नहीं कर सकते? गांव को सुंदर क्यों नहीं बना सकते? हमारे अनिल जोशी जी ने आपको गांव को आबाद करने की, सुंदर करने की योजना बताई और ये कहा कि हमारा पानी नहीं बचेगा, हवा नहीं बचेगी, हमारे मकान नहीं बचेंगे, जंगल नहीं बचेंगे, नदियां नहीं बचेंगी, तो क्या बचेगा? फिर क्या करोगे आप? हम 20 साल 25 साल जिंदा रह लेंगे, पर 20-25 साल के बाद आप लोगों को जिंदा रहना है। और अगर आप लोगों को जिंदा रहना है और आपने अभी से अपनी भागीदारी नहीं बताई
कि हमारी भागीदारी युवा मूवमेंट में यह है कि हम दिया के माध्यम से राष्ट्र